ऑलराइट, ग्रेट। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दो बातें। सर बताइए क्या दो बातें आप बता रहे हो हम लोग को? दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 6। अगर आप लोग ओल्ड बुक फॉलो कर रहे हो तो ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 5, बट वॉट एवर इट इज माई डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 6, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 6, रूरल डेवलपमेंट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, ठीक है ना? जी हाँ सर। अब सर हमारा जो डिस्कशन होगा ये दो स्टेजेस पे होगा, ठीक है, इस क्लास का। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताऊंगा किसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, कि व्हाट इज कंटेंट इन दिस चैप्टर ओवरऑल। तो कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंटेंट। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं एक केस स्टडी। मैं अभी आप लोगों के सामने एक, ये देखिए यहाँ पर, ये है 2021 का सैंपल पेपर। इसमें सर एक केस स्टडी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि रूरल क्रेडिट से है। वो केस स्टडी भी अपने लोग डिस्कशन करेंगे, मतलब इस सैंपल पेपर से जो 2021 का है उसको भी अपने लोग सॉल्व करेंगे, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वॉट एवर यू माइट वॉन्ट टू कॉल इट। ठीक है, जी हाँ सर, बिल्कुल। केस स्टडी में जाने से पहले वी नीड टू डिस्कस द मेन कंटेंट फर्स्ट, ठीक है ना? तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कंटेंट के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंटेंट है ये किस तरह से डिवाइडेड है, ध्यान से सुनिएगा। पहले मेन चैप्टर का कंटेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी बातें। तो सर इसमें क्या क्या टॉपिक्स है जो आप डिस्कस करने वाले हो हमसे? सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसका मीनिंग क्या है, रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है कि नहीं है? फिर अपने लोग टाइम पीरियड के बेसिस पर कुछ कंसेप्ट को डिस्कशन करेंगे कि रूरल क्रेडिट का टाइम पीरियड क्या क्या है। तीसरा, रूरल क्रेडिट का सोर्सेज के बारे में अपने लोग जानेंगे, और भी अदर गवर्नमेंट स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रहा है रूरल एरियाज में, अपने लोग उसके बारे में जानेंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग चैप्टर के अंदर ये 4 हेड्स हैं, और एक 5वां हेड भी आप लोग बोल सकते हो, कुछ मिसलेनियस आइटम्स अपने इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। तो एक बार मैं फिर से समराइज करके बोल देता हूं कि अपने लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट, वो अपने लोग पढ़ रहे हैं, करेक्ट? इसके अंदर दो चीजें अपने पढ़ेंगे। पहला ऑब्वियसली ये चैप्टर, दूसरा 21 का सैंपल पेपर में, 2021 का सीबीएसई का सैंपल पेपर में इससे रिलेटेड एक केस स्टडी आया 4 मार्क्स का, अपने लोग उस केस स्टडी को भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डायरेक्टली डाइविंग इनटू द केस स्टडी, जो कि कर सकते हैं, मैं पहले चाह रहा हूं कि आप लोगों को एक बार कंटेंट प्रॉपरली सिखाया जाए, समझाया जाए, उसके बाद अपने लोग केस स्टडी में चलेंगे, करेक्ट? तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? दोस्तों सीधी बात, नो बकवास अगर करें ना, तो कोई भी एक्शन प्लान जिसकी वजह से विलेज एरियाज में रहने वाले लोगों का, फिर से सुनिएगा, कोई भी एक्शन प्लान जिससे विलेज एरियाज में रहने वाले लोगों का सोशल मतलब सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और इकोनॉमिक मतलब पैसे के मामले में अपलिफ्टमेंट हो, उसको अपने रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब सर सीधी सी बात है, ये रूरल डेवलपमेंट ब्रॉडली स्पीकिंग कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों को लिटरेट करें, लोग हेल्दी रहे, इस बात को इंश्योर करें। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि देयर इज व्हाट माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले अपने को ये इंश्योर करना होगा कि देयर इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर डेवलपमेंट करना है इन रूरल एरिया, नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, काफी विलेजेस तो रोड से कनेक्टेड ही नहीं है, तो लोगों को दिक्कत होता है मेन सिटीज में पहुंचने में, तो एक वो दिक्कत और उससे एसोसिएटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत है वो ठीक करना। तीसरा, माय डियर फ्रेंड्स, रूरल एरियाज का अगर अपने बात करें तो प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड रिफॉर्म्स करना। ये कुछ 3 मेजर बातें हैं जो रूरल डेवलपमेंट में इंश्योर करना ऑब्जेक्टिव है ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द पीपल, ठीक है? तो आइए पहले अपने लोग इस बात को एक बार नोट डाउन कर ले, क्या है रूरल डेवलपमेंट? सिंपल में लिखेंगे, एक्शन प्लान फॉर सोशल, ठीक है ना, सोशल
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल के लिए जो एक्शन प्लान है उसको बोलते हैं अपने लोग रूरल डेवलपमेंट। बराबर? जी हाँ बिल्कुल बराबर सर, सिंपल सी बात है। डन हाउ या की इश्यूज, मतलब इधर पे क्या मेजर इश्यूज हैं जिनको एड्रेस किया जाता है, एक एक करके बता देता हूं आपको। जो मैंने बताया आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, दूसरा है दोस्तों ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना। ह्यूमन कैपिटल में दो चीजें आ गई, लोगों का एडुकेशन और लिटरेसी इंप्रूव करना, एट द सेम टाइम हेल्थ इंश्योर करना, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और तीसरा जैसा मैंने आपको बताया लैंड रिफॉर्म्स, लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स करना दोस्तों, ठीक है कि नहीं है, लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स करना। अब सर सीधी बात है, हम लोग चलेंगे रूरल क्रेडिट पर। रूरल क्रेडिट में जनरली याद रखिएगा जो हमारा डिस्कशन है ना, हाँ रूरल एरियाज में बहुत सारी एक्टिविटीज और भी होती हैं जिसको अपने डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं और पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। पर ब्रॉडली स्पीकिंग दोस्तों रूरल क्रेडिट के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो रूरल क्रेडिट 3 तरीके से डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। जिस समय सीमा के लिए, द टाइम पीरियड फॉर विच यू वांट फंड्स आर 3, ठीक है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म, सी जनरली रूरल एरिया में जो पैसा ले रहे होते हैं ना वो 2 लोग रह रहे होते हैं, प्राइमरीली फार्मर्स फॉर देयर लैंड्स एंड एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ लैंड, नंबर 1। नंबर 2 जो लैंड जो रूरल एरियाज में लोन ले रहे होते हैं वो है स्मॉल बिजनेसेस, जो रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज है या ये है उससे रिलेटेड। तो सीधी सी बात ये है कि टाइम पीरियड के अनुसार रूरल क्रेडिट 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म, जो कि अप टू 6 मंथ से 1 ईयर के लिए लोन लिया जाए। दूसरा होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं मीडियम टर्म, जिसको क्या बोलते हैं मीडियम टर्म, 1 साल से ज्यादा अप टू 5 साल। जब कोई भी फार्मर या कोई भी पर्सन इन रूरल एरिया 5 ईयर्स तक का लोन ले रहा है, ऑब्वियसली इट इज बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा कोई भी पीरियड के लिए ले अप टू 5 साल, उसको बोलते हैं मीडियम टर्म लोन। लेकिन मान लीजिए 5 ईयर से एक्सटेंड करके 5 ईयर से भी ज्यादा का टाइम पीरियड का लोन ले रहा है, मे बी अप टिल 20 ईयर्स, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। तो मैं बहुत बात को बड़ा चढ़ा के नहीं बोलने की जगह, मैं बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलने की जगह सीधी तरह से बता देता हूं कि अगर शॉर्ट टर्म कहना है, आप लोग अभी ऑब्वियसली फुल लिखेंगे, बट मैं सिंपल में आपको अगर लिखाऊं तो दोस्तों शॉर्ट टर्म कब है, अप टू 1 ईयर, सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों मीडियम टर्म कब है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, मीडियम टर्म है 1 से लेके 5 ईयर्स तक। एंड अगर मैं बात करूं आपसे लॉन्ग टर्म की, अगर मैं आपसे बात करूं लॉन्ग टर्म की, तो दोस्तों ये बियॉन्ड 5 ईयर्स है, ये बियॉन्ड 5 ईयर्स है। अच्छा 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए है क्या ये रूरल क्रेडिट? जी हाँ, ये 5 साल से ज्यादा के लिए है। अच्छा जी हाँ बिल्कुल, बियॉन्ड 5 ईयर्स अप टू 20 ईयर्स ऑब्वियसली, ठीक है ना। ये है रूरल क्रेडिट दोस्तों अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, ठीक है। अभी तक बात का जो डिस्कशन चल रहा है हमारा वो बहुत ही स्मूथ चल रहा है, ठीक है ना। अभी आप लोग सुनिएगा, अब अगर मैं आप लोग से बात करूं, कुछ टर्मिनोलॉजीज में जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डाइवर्सिफिकेशन, आएंगे इस कंसेप्ट पर, ऑपरेशन फ्लड, गोल्डन रेवोल्यूशन, आएंगे ये सब चीज पर। चाप ना लीजिए, सुनते चलिए, बस फ्लो करिए क्लास के साथ साथ। देखिए अब अगर मैं बात करूं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट का ना दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट में हमारा 2 सोर्सेज एग्जिस्ट करता है। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट में मैं आपको बता दूं हमारा 2 सोर्सेज एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स मतलब जब कोई भी फार्मर ऐसा सोर्स से लोन ले रहा है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है या बैंकिंग सिस्टम के अंदर फॉर्म नहीं करता, फॉल नहीं करता, दैट इज कॉल्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जैसे मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, और कहीं से भी लोन ले रहे हैं आप, फ्रेंड से लोन ले रहे हैं, फैमिली से लोन ले रहे हैं, दीज आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज माय डियर फ्रेंड्स। वहीं पर अगर अपने बात करते हैं दोस्तों इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का, तो मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इज व्हाट विल बी मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यू गाइस। अच्छा मैं आपको पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में बता दूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग बात को। जो भी लिखा हुआ नोट्स है वो आपका उसमें अपलोड हो जाएगा, मैं जो भी बोल रहा हूं, जो भी बातें हैं, सब कुछ प्रॉपर मटेरियल वाला नोट्स क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा, ठीक है नहीं। अभी आप लोगों को सुनना है, समझना और याद रखना है बातों को। तो मैं क्या बता रहा था आपको दोस्तों, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जैसा मैंने आपको बताया मनी लेंडर्स,
ये सब फॉलो करते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस था 1950s के टाइम, जब हम लोग जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे। मैं आपको बता दूं कि फार्मर्स लोग जितना भी लोन लेते थे ना रूरल एरियाज में, 94% लोन्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जाता था। ऑब्वियसली क्योंकि उस समय इंस्टीट्यूशंस थे ही नहीं जो ये लोन दे पाए, वो तो लेटर ऑन फॉर्म हुए अलग अलग बैंक्स। 94%। आज की डेट पर भी ये 30% के आसपास है। ये बहुत अच्छा बात नहीं है, कम हुआ ये अच्छा बात है, लेकिन खराब बात यह है कि अभी भी 30% लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे रिलाई कर रहे हैं। अब मैं आप लोग को एक बात बताता हूं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्यों अच्छा नहीं है। सर सबसे पहले ना और बहुत ही बड़ा रीजन है ये, ह्यूज इंटरेस्ट। जो ये लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं पुअर फार्मर से, दैट इज एक्सट्रीमली हाई माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के साथ, ह्यूज रेट ऑफ लोन्स विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, नंबर 1। नंबर 2, कोई प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। और नंबर 3, ह्यूज मॉर्गेज। जो मॉर्गेज भी करना होता है किसानों को, कभी कभी तो करना नहीं पड़ता और कभी कभी करना पड़ता है तो पूरा का पूरा किसान का फसल ले जाते हैं मनी लेंडर्स, अगर किसान अपना रिपे नहीं कर पाया तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के साथ प्रॉब्लम है। अब अपने आते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स के बारे में बात करते हैं। आइए तो दोस्तों, अगर मैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में बात करूं तो मैं एक एक करके बॉडीज का बात बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस एरिया में, इस फील्ड में कुछ नाम है जो आप लोग को पता होना चाहिए। नाबार्ड, ठीक है कि नहीं है, जो कि सेटअप हुआ था 1982 में। क्या है मैं सबके बारे में बताऊंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था, मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा है आपका रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि 1976 में फॉर्म हुआ था, ठीक है कि नहीं है। और भी है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है कि नहीं है। आइए अब मैं इन सब के बारे में आप लोगों को बताऊं, ठीक है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने, मैं आपको बताऊं, इंस्पिरेशन लिया था किससे पता है आपको? गुजरात में मिल्क रेवोल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था? मिल्क रेवोल्यूशन 1966 में। फिर से बोल रहा हूं, गुजरात में मिल्क रेवोल्यूशन हुआ था 1966 में, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। इसके तहत पता है क्या हुआ था? प्रॉब्लम क्या था आप सुनिएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का आइडिया गवर्नमेंट को कहां से आया। तो मैं आपको बता दूं कि 1966 में, या उसके पहले क्या होता था ना, मिल्कमैन होते थे, उनके पास काउज होती थी, काउज एंड बफेलोज होते थे, वो लोग मिल्क निकालते थे। पर जब वो लोग मिल्क बेचते थे तो वो बेचारे एक छोटे से एरिया में, अपने गांव में ही रह जाते थे। अब सबके पास है तो कौन किसका बाई करे, तो काफी लोगों का मिल्क अनसोल्ड रह जाता था। अब मिल्क अनसोल्ड रह गया, वो तो एक बात है, वो तो दुखद बात है ही, बट एक दूसरी तरफ एक और बात है। वो क्या कि कभी कभी उन लोगों को थ्रो अवे प्राइस पे मिल्क बेचना पड़ता था, या कभी कभी मिल्क ऐसे ही बर्बाद चला जाता था, और ऐसा हर जगह हो रहा था। तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने इन एसोसिएशन विद मिस्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है ना, वर्गीस कुरियन, मिल्क रेवोल्यूशन का जब भी नाम दिया जाता है तो वर्गीस कुरियन का नाम सामने आता है। वर्गीस कुरियन के साथ हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने वर्गीस कुरियन ने एडवाइस दिया, और उन्होंने क्या किया, इस चीज को एक कोऑपरेटिव वे में बनाया, जिसके तहत गवर्नमेंट बेसिकली क्या करने लगी, गवर्नमेंट बेसिकली मिल्कमैन को बोलने लगी कि आप मिल्क लाइए, हम लोग आपका मिल्क बाई करेंगे एट अ प्री डिसाइडेड प्राइस, ठीक है, और हम लोग आपका मिल्क को पैक करके सेल करेंगे, और हम लोग के पास तो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और सारी फैसिलिटीज है जो आपके पास नहीं है। तो इस वजह से आपने एक बार हमें मिल्क सेल कर दिया, हमने बाई कर लिया, उसके बाद हम बेचते रहेंगे पूरा इंडिया में, तो इससे आपका प्रोडक्ट हर जगह पहुंचेगा, प्लस आपको एक इंश्योर्ड प्राइस मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही ऑपरेशन फ्लड है, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा कंपनी फॉर्म हुआ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुआ ना, इसी का बाद में नाम रखा गया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको अपने प्यार से अमूल बोलते हैं। अच्छा, हाँ सर। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन आए थे पोस्ट पे, है ना, तब वर्गीस कुरियन साहब ने उनसे बात किया और ये कोऑपरेटिव सिस्टम आया, जिसकी वजह से मिल्क का सप्लाई पूरा इंडिया में तेजी से बढ़ा, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम गुजरात।
जब ये चीज आया और उसके उसी दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन भी हो रहा था हमारी कंट्री में, 67 हरियाणा पंजाब बाहर से आ रहा था, याद आ रहा है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो जब ये रेवोल्यूशन हो रहे थे हमारी कंट्री में, तो दोस्तों फिर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट बोली यार हमारा फार्मर ऐसे क्यों बैठे। 1969 में, मैं लिख देता हूं यहां पर, 1969 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मल्टी एजेंसी अप्रोच। मल्टी एजेंसी अप्रोच, ये मल्टी एजेंसी अप्रोच क्या है? मतलब अलग अलग एजेंसीज को गवर्नमेंट फॉर्म करेगी टू हेल्प द फार्मर्स इन द रूरल एरियाज, और एक कोऑपरेटिव सिस्टम फॉर्म किया जाए। इसके बाद दोस्तों ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये उसी तरह से काम करने लगी, जहां फार्मर लोग क्या करने लगे, फार्मर लोग को बोला जाने लगा कि आप लोग मिलकर अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को साथ में लाइए, हम लोग बाई करेंगे। और फार्मर साथ में सेल करते थे तो फार्मर्स का बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाता था। अलग अलग में तो आप डिवाइड एंड रूल खेल जाओगे, उनसे कम में ले जाओगे। जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म हुआ, फिर रीजनल रूरल बैंक्स फॉर्म होने लग गया छोटे छोटा एरिया में, जो फार्मर्स को इजी टर्म्स में क्रेडिट उधार प्रोवाइड करने लग गया। अब दरकार पड़ा एक हेड बॉडी का। हेड बॉडी का मतलब एक टॉप मोस्ट बॉडी का, जो जितने भी रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक टॉप प्रिंसिपल बन सके। तो फॉर्म हुआ 82 में नाबार्ड। अच्छा, अब मैं बात करता हूं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहां पर देखो एक कंसेप्ट समझ में आ गया था कि क्योंकि हमारा कंट्री में लार्जली विलेजेस स्प्रेड है, रूरल एरिया स्प्रेड है, तो हमारे बैंक्स को एक चीज समझ में आ गया था कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि एक बार में सारे बैंक्स सारे रूरल एरियाज तक पहुंचा जाए। तो लोगों को यह सिखाया गया कि आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म कीजिए, जिसके तहत आप लोग सब मिलकर कुछ पैसा पुल इन कीजिए और जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको दीजिए, उसका काम हो जाए। ठीक इसी तरह से ये प्रोसेस करिए, इससे आप लोग खुद का ही हेल्प कर पाएंगे। आज आप दिक्कत में नहीं है, कल आप हो सकते हैं। ये था दोस्तों इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इसका एडवांटेज क्या? पहला तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड, दूसरा ये एक्सप्लॉइट बिल्कुल भी नहीं करता था फार्मर्स को, तीसरा ये फार्मर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता था, नॉलेज प्रोवाइड करता था, और चौथा ये रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड था, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में चल रहा था। ये इसका 4 एडवांटेजेस है दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूं उससे पहले मेरे को एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, कि आप लोग सबको ये बात समझ आ गया क्या? हाँ या ना फटाफट। यहां तक सबको कंफर्म है? कुछ ऐसा है जो मिस हुआ या कुछ ऐसा है जो आप लोग परसीव नहीं कर पाए है तो बोलिए प्लीज। यस सर, यहां तक बात क्लियर है, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर। ओके ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? यस, हाँ, वेरी गुड क्लियर सर, परफेक्ट है। तो सर फिर आइए और आगे अटैक करते हैं, अब दोस्तों एक कंसेप्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने इस कंसेप्ट और इस क्वेश्चन की तरफ चले, आइए बताइए सर। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। आज अगर मैं लिटरेचर मीनिंग आप लोगों से पूछूं ना डाइवर्सिफिकेशन का, आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग सबको डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग जानते हो। डाइवर्सिफाई करने का मतलब स्प्रेड करना इनटू अदर एक्टिविटीज। जी हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन, और अपने फंस के रह जाते हैं। फंसना नहीं है, समझना है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाऊं। दोस्तों अगर हमने बात करें डाइवर्सिफिकेशन का ना, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में, रूरल एरियाज के कंसेप्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन का 2 मीनिंग्स होता है। पहला एग्रीकल्चरल या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पहला डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरा प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन। सर फिर से बताइए। आप लोगों को एग्जाम में अगर डाइवर्सिफिकेशन पूछे क्या है तो आप लोग दोनों बातें लिखोगे, एक नहीं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, दूसरा प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन। क्या है ये चक्कर सर, जरा बताइए प्लीज। मैं बोला ओके बताता हूं आप लोग को, तो दोस्तों मैं आप लोग को अगर बताऊं तो लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन क्या है? फार्मर लोग को बोला गया कि भैया आप लोग मोनोक्रॉपिंग मत कीजिए,
क्या मत कीजिए, मोनोक्रॉपिंग मत कीजिए। मोनोक्रॉपिंग का मतलब है कि साहब आप लोग एक ही क्रॉप पूरा साल उगा रहे हो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग एक ही क्रॉप उगा रहे हो तो आप लोग तो बारिश के भरोसे हो। मान लो वो क्रॉप बारिश में उगता है, बारिश में उगता है, अब बारिश नहीं हुआ तो आप तो रह गए ना ऐसे ही। हाँ, इरिगेशन फैसिलिटीज बनना चाहिए, करेक्ट है, बट जहां पे नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर भी आप एक ही क्रॉप क्यों, पूरा साल एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट हो। तो फार्मर लोग को बोला गया कि अपना एग्रीकल्चरल लैंड को अलग अलग तरीका से अलग अलग क्रॉप्स के लिए यूज करना सीखे। अलग अलग क्रॉप्स के लिए यूज करना सीखे मतलब एग्रीकल्चरल लैंड को दो पार्ट्स में बांट लीजिए। एक जगह एक कमर्शियल क्रॉप बिक रहा है, एक जगह फूड क्रॉप ग्रो हो रहा है। कमर्शियल क्रॉप मतलब जैसे टी कॉफी, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, रबर जिसको आप उगाते हैं और सेल करते हैं, कंजम्पशन नहीं करते उसका। और एक तरफ फूड क्रॉप जैसे राइस और व्हीट, वो करिए एक ही सीजन में, वो कीजिए, या फिर सीजनली चेंज कीजिए क्रॉप्स को। अगर एक सीजन राइस के लिए सूटेबल है, राइस ग्रो कीजिए, दूसरा शुगर केन के लिए तो शुगर केन ग्रो कीजिए ना। आप पूरा साल एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट ना रहे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब होता है कि ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, डाइवर्स क्रॉप्स रेदर देन डिपेंडिंग ऑन सिंगल क्रॉप। इधर पे मैं लिख देता हूं, फोकस ऑन मल्टी क्रॉपिंग, फोकस ऑन मल्टी क्रॉपिंग, ठीक है जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब मैं बात करता हूं प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन। और दूसरा बात बोलता है यार कि जरूरी है क्या कि तुम किसानी ही करेगा? किसानी कर, कोई दिक्कत नहीं है, तुम फार्मर है, फार्मर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट ये है कि तुम कुछ और भी तो कर सकता है ड्यूरिंग द सेम ईयर, या जब तुम्हारा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का सीजन नहीं है तो तुम कुछ और कर। सर जैसे एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझ रहे हो? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन्स ग्रो करना, मतलब चिकन्स ग्रो करना इन द सेंस चिकन्स को रेयर करना, चिकन्स का ध्यान रखना, कैटल, काउज एंड बफेलोस को मेंटेन करना, बाकी साल उनका मिल्क सेल करना, ये हो गया एक एनिमल हस्बेंड्री। फिशरी मेंटेन करना, अरे काफी जगह तो मैं आपको बता दूं ऐसा होता है, जैसे जहां पे राइस ग्रो करता है ना, वहां पे एक्स्ट्रा जगह रखा जाता है जहां पानी भरा हुआ रहता है, तालाब जैसा होता है जहां पे फिशेस ग्रो करती हैं, और वो फिशेस को भी फार्मर जाके सेल करता है। तीसरा, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स और ग्रो कीजिए, हॉर्टिकल्चर जिसको बोलते हैं। और चौथा, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडमेड इंडस्ट्री, इस पर काम करिए आप लोग बाकी सीजन। तो प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बोलता है क्रॉप्स ग्रो करने को छोड़ के तुम और क्या कर सकता है वो भी करो। अब इसके अंदर क्या क्या आ गया मैं आपको बता देता हूं। एनिमल हस्बेंड्री जिसमें कैटल, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब चीज आ गए। हॉर्टिकल्चर जिसमें आप वेजिटेबल्स, फ्लावर्स ये सब ग्रो कर रहे हो, फ्रूट्स ग्रो कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और फिर तीसरा मैं आपको बता सकता हूं कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो हैंडमेड गुड्स बनाए, कॉटेज इंडस्ट्री। सर चौथा बात करिए फिशरीज, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो कहने का मतलब है डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके के बात करता है। पहला, अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो क्रॉप्स और ग्रो करना, दैट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर में ही रहे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ही कर, बट दूसरा क्रॉप ग्रो कर। और दूसरा होता है प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन, कि भाई एग्रीकल्चरल फील्ड के बाहर कुछ सोच, ये एग्रीकल्चरल फील्ड में और क्या नया एक्टिविटी किया जा सकता है वो सोचना। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है सर, बात तो आपका समझ में आया। और बताइए सर आप। मैं बोला ठीक है। दोस्तों दो कंसेप्ट्स है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों वो दो कंसेप्ट्स है, ध्यान से सुनिएगा, और ये तो अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दो कंसेप्ट साथ में ही पूछा जाता है जनरली, तो मैंने साथ में ही लिख दिया, ठीक है ना। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? देखो एक समय, हाँ ये बात अग्री करते हैं, एक समय था जब मैं बात कर रहा हूं एक समय का, मैं बात कर रहा हूं 50-60s का। 1950-60s में क्या हो रहा था यार, कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, अभी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा था और कंट्री पुअर था लार्जली, तो लोगों का फूड रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं हो पा रहा था, फ्रीक्वेंट फमाइन, शॉर्टेज ऑफ फूड, ये सब हो रहा था। तो उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन का जरूरत पड़ा, जहां पे बेसिकली केमिकली प्रोड्यूस सीड्स और केमिकल्स को यूज करके क्रॉप्स का प्रोडक्शन पावर, क्रॉप्स का जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाता था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
ग्रेजुअली विथ टाइम पीरियड इसका प्रोडक्शन इतना बढ़ने लग गया और इसका यूज इतना ज्यादा हो गया कि अब खतरनाक होने लग गया ये प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? जो केमिकली प्रोड्यूस्ड है, मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन का आउटपुट है। तो अब एक रियलाइजेशन हो रहा है अमंग द पीपल कि यार ये केमिकल का खाना सही नहीं लग रहा। तो अब अपने लोग को एक डिजायर है कि वो वापस ऑर्गेनिक तरीके से क्रॉप्स को ग्रो किया जाए और उसको खाया जाए। ऑर्गेनिक तरीके से मतलब जो फार्म में बनाया हुआ है विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल। कंपोस्ट और मैन्योर के लिए काउ डंग और ऐसे करके कितने सारे डंग और ये सब यूज करके क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। मतलब एवरीथिंग इज नेचुरल, लीव्स और ये सारी चीजें यूज करके। दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक ये पूछेगा और इसका एडवांटेजेस क्या है ये पूछेगा। तो आइए लिख ही लेते हैं ना फटाफट, काय को वेस्ट करते हैं टाइम। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट इंप्लाइज रिलायंस। रिलायंस मतलब भरोसा करना ऑन व्हाट? ऑन कंपोस्ट एंड एनिमल मैन्यूअर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एडवांटेजेस क्या है सर इसका? पहला बात तो जो सीधी सी बात है, हेल्दियर और टेस्टियर फूड, ये लिख लीजिए, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट में कोई हार्म नहीं हो रहा, बिकॉज देखो इन्वायरमेंट भी हार्म होता है, पता है क्यों? बारिश आ गया, अगर आपने केमिकल्स यूज किया है तो वो बारिश जो पानी है वो एग्रीकल्चरल फील्ड से नियर बाई वाटर बॉडी में जाके गिरेगा और वाटर बॉडी को पोल्यूट करेगा। यहां पर ऐसा कोई डर ही नहीं है, खतरा ही नहीं है अगर आप ऑर्गेनिक मीन्स यूज कर रहे हैं तो। ओह, तो सर इसका दूसरा एडवांटेज है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये सबको आपको इलेबोरेट करना है। हाँ, ये सबको आपको इलेबोरेट करना है। तीसरी बात करें आप सर, हेल्दियर फूड। और जो भी इलेबोरेटेड नोट्स आपको चाहिए वो अपलोडेड मिलेगा। बार बार बोल रहा हूं, कहां अपलोडेड मिलेगा? क्लासरूम में। उसको पक्का से पढ़ लीजिएगा। यहां पर तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है ना। मैं अगर पूरा लिखूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए लिख कर मैं पूरा का पूरा नोट्स लिख कर, मतलब जो मेरा स्टडी मटेरियल है उसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप उससे पढ़िएगा, ठीक है ना। तीसरा, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। अब इससे सॉइल भी फर्टाइल रहता है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। यस और नो दोस्तों? सर बिल्कुल सही बात करते हो आप। और चौथा, इनएक्सपेंसिव। इधर पे आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने का भी दरकार नहीं पड़ता है। हाई फाई टेक्नोलॉजी खरीदने में, इंपोर्ट्स करने में, नया नया वैरायटी ऑफ सीड्स, वो सब कोई मेहनत यहाँ पर नहीं है सर। अच्छा जी हाँ सर। अच्छा, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है एक डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट जरूरी है और डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज यूज करना पड़ेगा इकोनॉमी का, वो भी जरूरी है। बट इतना ज्यादा, इतना रैश यूज ना करें हम लोग रिसोर्सेज का कि हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ करंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सीधी सी बात है। एक कंसेप्ट है जिससे बारे में आपसे पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। तो क्या है ये गोल्डन रेवोल्यूशन? याद रखिएगा, देखिएगा मैं आप लोग को बता दूं, 3 रेवोल्यूशंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? और सबके सब 1960s में आए हैं, सीधी सी बात है। मिल्क रेवोल्यूशन 66, ग्रीन रेवोल्यूशन 67, गोल्डन रेवोल्यूशन। ये गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है? जो हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, अचानक से 60s-70s में इनका प्रोडक्शन खूब तेजी से बढ़ाया। गवर्नमेंट ने इंसेंटिव लिया, अरे गवर्नमेंट ने बॉडीज फॉर्म की जो फार्मर्स को असिस्टेंस फंड्स प्रोवाइड करे, तो खूब जोर से प्रोडक्शन बढ़ा इस दौरान। दैट इज कॉल्ड गोल्डन रेवोल्यूशन। ओह, तो मतलब इंक्रीज इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। यस, बिल्कुल सही। तो इट रेफर्स टू द इंक्रीज दोस्तों, ठीक है ना, टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। यस और नो? जी हाँ सर, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अब इसमें सच एज बता देता हूं मैं आपको, सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? जी हाँ सर, बिल्कुल।
एटसेट्रा। करेक्ट, जी हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट सर। आगे बात करें सर आप। दोस्तों यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, कोई इशू है क्या, कोई दुख है क्या, है तो प्लीज पूछिए, इसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। वेटिंग फॉर एवरीबॉडीज रिस्पॉन्स, फटाफट रिस्पॉन्ड करें प्लीज। यस सर क्लियर है, ऑल राइट, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ ठीक है, करेक्ट सर, डन, ऑल राइट सर। आगे बात करें अब दोस्तों, अपने लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में। लिसन वेरी केयरफुली, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे अभी आएगा, पक्का है। अगर आया इस चैप्टर से तो सबसे ज्यादा आने का चांसेस इससे है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से, ठीक है ना सर? बताइए ये क्या है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, थोड़ा इसके बारे में हम लोग को इलेबोरेट करिए प्लीज। मैं बोला ठीक है, सुनिएगा। आज एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रिपेयर करना, ग्रो करना, एक क्रॉप, एग्रीकल्चरल क्रॉप को ग्रो करना सिर्फ एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इट्स नॉट द एंटायर प्रोसेस। सर क्या मतलब आपका? मैं बोल रहा हूं देखो, क्रॉप ग्रो होने के बाद ना उसको असेंबल मतलब इकट्ठा करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, करेक्ट। उसको स्टोर करने के बाद उसको राइट प्राइस पर बाजार में सेल किया जाता है। स्टोर इसलिए करना पड़ता है जिससे वेदर कंडीशन की वजह से वो खराब ना हो, ठीक है, और फिर उसको मार्केट में सेल किया जाता है, बराबर? जी हाँ सर बराबर। अब आप लोग अग्री करोगे इस बात पर, सर किस बात पर? इस बात पर आप लोग सबको अग्री करोगे कि हमारी कंट्री में जो मेजॉरिटी फार्मर्स है वो पुअर है। अब एक बात बताओ, अगर हमारी कंट्री में फार्मर्स पुअर है तो क्या उनके पास स्पेस रहेगा स्टोरेज के लिए? अरे अपने खुद के रहने के लिए घर नहीं रहता है बेचारों के पास, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग स्टोर करें फूड? असेंबल करने के लिए प्रोडक्ट्स को इतना सारा रहता है क्या उनके पास स्पेस? अच्छा, अगर उनको सेल करना है मार्केट में तो उनके पास क्या ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है? कोई तरीका है जिससे वो सेल कर सके बाजार में जाके? सर ये बात तो आप सही बोल रहे हो। अब मैक्सिमम फार्मर्स इस वजह से फंस जाते थे इंडिया में, फंस जाते थे क्या, फंस जाते हैं इंडिया में। तो गवर्नमेंट बोला यार इसका तो कुछ करना पड़ेगा। फार्मर लोग को अलग अलग तरीका का प्रॉब्लम होता था, सिर्फ ये नहीं। पहला प्रॉब्लम आप देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम डिस्ट्रेस सेलिंग, स्टोर कर नहीं पा रहे हैं, माल खराब हो जाएगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो जो दाम पे सामने वाला खरीद रहा है, मनी लेंडर्स आते थे, मिडिल मैन जिसको बोलते हैं, वो लोग आते थे गांव गांव, इन लोग को बोलते थे देख खराब हो जाएगा अभी ले ले, और ये लोग को एकदम थ्रो अवे प्राइस, सस्ता दाम में इनसे खरीद लेते थे। बेचारे फार्मर भी क्या करे, डिस्ट्रेस सेलिंग बोलते हैं इसको। टेंशन में आके बेच दिया सस्ता दाम में। पहला प्रॉब्लम ये होता था फार्मर्स को। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता था फार्मर्स को, आपको पता है? इनको मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहा है उसका नॉलेज ही नहीं होता था। ऑन एन एवरेज मार्केट प्राइस का नॉलेज नहीं है तो बेचारे कम में बेचते थे, बेवकूफ बन जाते थे। और तीसरा प्रॉब्लम इनके साथ जो होता था, और जो खास करके होता था, वो ये था कि वेइंग के लिए इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो वजन करना नहीं। साथ साथ में ये लोग मनी लेंडर्स एडुकेटेड, ये लोग अनएडुकेटेड, मनी लेंडर्स इन लोग का अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करके इनको बेवकूफ बनाते थे। तो इस वजह से मनी लेंडर बोल रहा हूं मैं, सॉरी मिडिल मैन मेरे को बोलना चाहिए, मतलब जो लोग बाई कर रहे हैं इनका प्रोडक्ट को, ये लोग इनको बेवकूफ बनाते थे। तो ऐसे करके अलग अलग जगह से बेचारा फार्मर फंस रहा था। तो यार गवर्नमेंट बोला कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है फार्मर के अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट ने फिर काफी स्टेप्स लिया, उन स्टेप्स के बारे में अपने लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग अगर ध्यान से सुनो तो मैंने अपने बात को 3 तरीके से प्रेजेंट किया। पहला मैंने बताया फार्मर्स का प्रॉब्लम, दूसरा मैंने बताया एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में गवर्नमेंट क्या करता है, एक बार क्रॉप्स प्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद उसको असेंबल करना, उसको स्टोर करना, उसको मार्केट तक लेकर जाना, उसको बेचना और किसान को सही प्राइस देना, सब गवर्नमेंट अपने अंडरटेक मतलब अपने अंदर अपने मॉनिटरिंग में कर लिया कि गवर्नमेंट विल मॉनिटर ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज।
गवर्नमेंट ने एक बॉडी फॉर्म किया जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है आफ्टर प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही है या गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्शन के बाद जो भी चालू हो वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया। तो ये बात है। और गवर्नमेंट ने बहुत मेजर लिए, मैंने तो खाली एपीएमसी का एक नाम लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा बफर स्टॉक के बारे में, एमएसपीज के बारे में, ठीक है ना। पहले अपने लोग जितना नॉलेज गैदर किए उतना तो लिखे कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है और किसानों का प्रॉब्लम क्या है। फिर मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया। अच्छा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है? हर वो एक्टिविटी जो प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के बाद होती है, स्टोरेज, असेंबलिंग, सेलिंग इनटू द मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, ईच ऑफ दीज थिंग्स। आइए मैं आप लोग को बताता हूं। ये सबसे पहले व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, है ना। इट इज द प्रोसेस, फिर अपने केस स्टडी पर भी चलेंगे, रिलैक्स। हाँ, इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, लिसन वेरी केयरफुली, फंक्शंस ऑफ, सारा फंक्शंस जो प्रोडक्शन के बाद हो सकता है आप सोच लो, वो यहां पर लिख दो। असेंबलिंग, ठीक है। असेंबलिंग के बाद क्या होता है? स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग अल्टीमेटली ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी और भी चीजें हैं, स्टोरेज के बाद और भी चीजें हैं, जैसे ग्रेडिंग, ग्रेड ए प्रोडक्ट, ग्रेड बी प्रोडक्ट, है ना। तो ग्रेडिंग एंड इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज थ्रू आउट द कंट्री, एंड इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज थ्रू आउट द कंट्री। बराबर? जी हाँ दोस्तों, बराबर। कमोडिटीज थ्रू आउट द कंट्री। सर ये बात क्लियर है आप लोग को? जी हाँ सर, हमें ये बात क्लियर है। ये देखो मैंने लिख दिया फटाफट, सर लिख दिया आपने बात। अच्छा, अब पहली बात, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है? मैंने बात बोला था, बात 3 बात में डिवाइडेड है। पहला, मार्केटिंग क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है, पहला। दूसरा क्या पढ़ेंगे अपने लोग? अब अपने पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। ये था मेरा पहला बात। अब आते हैं दूसरा बात, प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। 3 मेजर प्रॉब्लम्स है जो मैंने बताया, फॉल्टी वेइंग, फॉल्टी प्राइसिंग एंड तीसरा डिस्ट्रेस सेलिंग, बिकॉज दे आर अनेबल टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट। प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। और फिर हम लोग आएंगे अल्टीमेटली सोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट को, एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ फार्मर में दोस्तों पढ़े तो सबसे पहला प्रॉब्लम है फॉल्टी वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। फार्मर लोग का अकाउंट्स मैनिपुलेट कर दिया जाता था और इनको पता भी नहीं चलता था। ऑफ अकाउंट्स बाय ट्रेडर्स, ट्रेडर्स लोग ये काम करते थे, बाय ट्रेडर्स। पहली बात, पहला प्रॉब्लम। सर दूसरा प्रॉब्लम, सर दूसरा प्रॉब्लम क्या था? माय डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको दूसरा बात, लैक ऑफ मार्केट, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ड्यू टू विच दे सेल एट लोअर प्राइस, जिसकी वजह से ये लोग लोअर प्राइस पे सेल करने पे मजबूर हो गए। दे सेल एट लोअर प्राइस। और अगर मैं बात करूं तीसरी दोस्तों, तो तीसरी बात है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं आज के डेट पर भी 10% एग्रीकल्चरल आउटपुट पूरे इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है 10% आज भी वेस्ट हो जाता है, बिकॉज ना तो फार्मर्स उसको ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं और ना ही उसको स्टोर कर पा रहे हैं। तो सर गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है। ये एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, ये सब जगह भी करप्शन तो भरती है, तो बेचारे नहीं बेच पा रहे हैं। 10% आप लोग सोचो, एक पुअर कंट्री का पेट भर जाए हमारा कंट्री का 10% में। मैं आपको ये समझा दूं, lack of storage facilities result in distress selling, result in distress selling। ठीक है जी हाँ सर बिल्कुल ठीक है, result in distress selling। तो ये है 2 पार्ट्स, ये है दोस्तों बात के 2 पार्ट्स जो मैंने बताया। क्या है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग?
प्रॉब्लम क्या है फार्मर्स का। और अब अपने लोग आएंगे तीसरा, गवर्नमेंट मेजर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट मेजर्स, एक एक करके मैं सारे मेजर्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले चारों मेजर्स को मैं लिख कर बता दूं आपको, लिखकर मतलब हेडिंग्स तो एटलीस्ट लिख के दिखाऊं। रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स पहला हो गया रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स। दूसरा, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है कोऑपरेटिव फार्मिंग। और फाइनली मैं आपको बता दूं सपोर्टिंग पॉलिसी, जिसमें अपने लोग एमएसपी का बात करेंगे। एक एक करके भाई आइए बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स के बारे में कि क्या है ये रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, गवर्नमेंट यहां पे एग्जैक्टली करता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स में गवर्नमेंट क्या करता है, क्लोजली मॉनिटर करता है हर मूवमेंट ट्रेडर्स का, कि किस दाम पे आप किसान से माल खरीद रहे हो, कि क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, हर चीज हर प्रोसेस गवर्नमेंट मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा। पहला, जिससे फार्मर्स चीट ना हो पाए। इंप्रूवमेंट इन फिजिकल स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है, रोड्स, कम्युनिकेशन का अलग अलग माध्यम, जिससे गांव गांव तक इलेक्ट्रिसिटी, टेलीविजन और ये सारी चीजें पहुंचे। और गवर्नमेंट क्या करता है पता है, गवर्नमेंट रेडियोज और ये सारी चीजों पर किसानों को इंफॉर्म करता है अबाउट द प्राइसेस प्रिवेलिंग। साथ ही साथ रोड्स, बसेस, ये सब आती है, तो किसान के लिए भी पॉसिबल हो गया कि अगर वो चाहे तो शहर में आकर प्रोडक्ट बेच सकता अपना, जो वो पहले नहीं कर पाता था। कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसके तहत फार्मर लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था मिल्क रेवोल्यूशन के हिसाब से, कि फार्मर लोग मिलकर इकट्ठा होकर एक यूनिट के तौर पर प्रोडक्ट को बेचते हैं किसी भी सब्जी मंडी में या किसी भी प्राइवेट कंपनी को। मान लो एक लेस नाम की प्राइवेट कंपनी है, तो फार्मर लोग एज अ यूनिट लेस के साथ टाई अप कर लिए कि भैया लेस हम लोग तुमको बेचेगा मिलके एट प्री डिसाइडेड प्राइस। अब फार्मर लोग का भी ये है कि अब लेस को आलू चाहिए खूब भर भर के, टाई अप कर लिया फार्मर के संग। फार्मर लोग का भी सिक्योरिटी, क्योंकि फार्मर लोग को पहले से प्राइस पता है जिस पर जो वो लोग को मिलेगा, मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर वन। और दूसरा, अब लेस के ऊपर भी ये प्रेशर है कि उसको खरीदना पड़ेगा, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं तो ऐसा तो है ही नहीं कि लेस कहीं और से जाएगा, उसका पूरा का पूरा लॉस, क्योंकि उसको तो कोई नहीं बेचेगा। फार्मर लोग एक साथ ग्रुप में आर्ग्यू कर रहे हैं, ग्रुप में बार्गेन कर रहे हैं, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे वो किसी सब्जी मंडी में बेच रहे हो, चाहे कहीं पर भी। आप लोग देखो ना, आप लोग सब्जी बेचने जाओ, सॉरी सब्जी बेचने मत जाओ, सॉरी 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 सब्जी खरीदने जाओ, तो आप लोग जब सब्जी खरीदने जाओगे आप लोग देखोगे कि जो सब्जी बिक रही है बाजार में, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हर कोई एक दूसरे का ध्यान रख रहा है। ये लोग का एक कार्टेल है कि नहीं इससे कम में बेचेंगे तो वो फिर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, हम लोग सबको प्राइस कम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबको बेसिक में बेचते हैं, जिससे खरीदेगा खरीद लेगा कस्टमर। अच्छा सर, ये बात हो गया। जी हाँ बिल्कुल, मैं एक्सप्लेनेशन में इतना खो गया था ना कि मैं भूल गया, मैं आपको बोल दिया सब्जी बेचने जाओ, ऐसा मत करना प्लीज, सॉरी। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। और चौथा, गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट निकाला जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग पॉलिसीज। क्या ब्यूटीफुल पॉलिसी है। इसके तहत गवर्नमेंट क्या करता है, एमएसपी फिक्स करता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब क्या होता था, फार्मर लोग को एकदम लो दाम पे, मतलब कभी कभी उनका कॉस्ट से भी ज्यादा कम दाम पे उनको बेचना पड़ता था। बनाने का 1000 रुपया लग गया, फार्मर को बेचना पड़ रहा 800 रुपया में प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब गवर्नमेंट एक तरह से फार्मर को बोल रहा है, सुन फार्मर, बाजार में चला जा और प्रोडक्ट को बेच, बाजार में चला जा और प्रोडक्ट को बेच। अगर तुम बेसी में प्रोडक्ट को बेच पाया तो बेच दे बेसी दाम में, और नहीं तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हम तेरे से बाई कर लेंगे। गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम तेरे से बाई कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम तेरे को एमएसपी बता रहे हैं। अब लिसन वेरी केयरफुली, अब बहुत ही बेहतर और बहुत ही गहरा डिस्कशन में घुसने वाला हूं।
गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स कर देगा। अब देखो मान लो गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स कर लिया एक किसी प्रोडक्ट का, किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का 25 रुपीज अ केजी, फार्मर को बाजार में या किसी मंडी में 50 रुपया मिल रहा है, फार्मर कैन एंजॉय एंड सेल देयर। अच्छा बाजार में 10 रुपया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ इधर पे 25 रुपीज अ केजी में बाई कर लो, आओ 25 रुपीज अ केजी में बाई कर लो, मतलब बाई कर लो मतलब गवर्नमेंट बाई कर लेगा, सेल कर दो आप लोग मतलब किसान सेल कर सकता है 25 रुपीज में। अच्छा तो इससे किसान के पास एक कुशन रहता है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से आने का बहुत ज्यादा स्कोप है। इसका एक रीजन था, अभी ये जो किसान आंदोलन रिसेंटली चल रहा है या चल रहा था, ये इसी से रिलेटेड है। सर इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा लॉ मैं नहीं बता रहा, क्योंकि पूरा का पूरा लॉ बताना है तो ये तो इसके इस लॉ के 3 पार्ट्स है, मैं वो 3 पार्ट्स नहीं बता रहा, मैं आप लोगों के लेवल पे बता रहा हूं कि देखो अब ये गवर्नमेंट का नया लॉ क्या, गवर्नमेंट क्या नया लॉ लाने की कोशिश कर रहा है। पहले क्या होता था मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं था मतलब कि अगर कोई भी फार्मर को बेचना है वो बेच सकता है, बट कोई प्राइवेट सेक्टर को खरीदना है तो उसको मंडी से जाके खरीदना पड़ता था। अब क्या हो गया है, अब गवर्नमेंट ये अलाउ कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब फार्मर्स लोग मिलकर एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके तहत कंपनी ने बता दिया फार्मर्स को कि भाई ये 10 फार्मर सुनो, तुम लोग से मैं ये जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि अब प्राइवेट कंपनी को बहुत ज्यादा पोटैटो का दरकार है, चिप्स बनाना है, तो मान लो ये एक बहुत बड़ा विलेज है या बहुत सारे विलेजेस है, अब इस विलेज में बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, ई एफ जी एच, ऐसे करके अलग अलग लोगों के साथ गवर्नमेंट मतलब अब प्राइवेट सेक्टर टाई अप कर लेगा और एक प्राइस पहले ही फिक्स कर लेगा। अब प्राइस पहले ही फिक्स कर लेगा, अब प्राइस पहले ही फिक्स कर लेगा तो क्या होगा, अब किसान लोग को ये अश्योरेंस रहेगा कि मार्केट में कल को प्राइस घट भी गया, 25 रुपया डिसाइड हो गया, कल को प्राइस 10 भी हो गया तो मेरे को प्राइवेट सेक्टर से 25 रुपया ही मिलेगा। आप लोग बोलोगे कि यार सर आप अजीब बात करते हो, तो इसमें फिर किसान प्रोटेस्ट क्यों करेगा, फार्मर प्रोटेस्ट क्यों करेगा, यही तो आप लोग नहीं समझ रहे हो। अगर मान लो कि प्राइवेट सेक्टर कल को मना कर दिया कि ना हम तो 10 रुपया देगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट 25 रुपया में हुआ, तो इसका मीडिएटर कौन होगा। अब गवर्नमेंट बोलता है कि जो मीडिएटर होगा वो गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय होगा, अरे सीधा सा बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो घूस देगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर का भाषा बोलेगा, पुअर फार्मर इधर कहां सर्वाइव करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और लीगल रिपरकशंस में करेगा क्या सर्वाइव। बात अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, बट इसका मैकेनिज्म तो पुअर है। आपने लॉ अच्छा बनाया, बट प्रॉब्लम क्या है कि कल को तो अगर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल इशू हो गया, मना कर दिया, वो तो किसान के अगेंस्ट केस हो गया, क्योंकि किसान तो केस लड़ नहीं पाएगा। जायंट प्राइवेट, आपको लगता है अरे यार आईटीसी और फिर ऐसे करके कितना बड़ा बड़ा कंपनीज, लेज, ये लोग से किसान लोग लड़ पाएंगे क्या, सूट नहीं हो सकता। तो क्या होगा, एक ये प्रॉब्लम था। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि किसानों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट ना ये एमएसपी से छुटकारा पाने का कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट क्या करने का कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट ना मार्केट से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है कि एमएसपी पे नहीं खरीदना पड़े, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर ले, झमेला खत्म, झंझट खत्म। अब देखो यहां पर ना दोनों तरफ से बात सही है, गवर्नमेंट के ऊपर भी ना एमएसपी पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि देखो अगर कोई भी चीज का मार्केट में दाम 10 रुपया है, अब गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस 25 रुपया फिक्स कर रखा है और बहुत सारा स्टॉक मार्केट में अनसोल्ड चला गया, तो गवर्नमेंट को वो लॉस में खरीदना पड़ता है, तो इससे इकोनॉमी का जो पैसा है वो कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये चीज कर रहा है और धीरे धीरे निकलने का कोशिश कर रहा है, एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करने का कोशिश कर रहा है, ये किसानों को लग रहा है। और जहां पे गवर्नमेंट थोड़ा सा गलती नहीं है, बट हमारे जो फार्मर्स है वो भी गलत नहीं है। फार्मर्स को क्या लग रहा है पता है, फार्मर्स को ये लगता है कि यार इससे तो गवर्नमेंट एमएसपी को हटा देगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो आज एमएसपी 25 रुपया फिक्स्ड है, बाजार में 50 रुपया दाम चल रहा है, तो किसान के पास एक ऑप्शन है कि वो 50 रुपया में बाजार में बेच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कॉन्ट्रैक्टिंग के संग प्राइवेट सेक्टर का कि अगर बाजार में 50 रुपया चल रहा है और किसान का कॉन्ट्रैक्ट 25 रुपया का लगा हुआ है प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो वो तो 50 में बाजार में बेच नहीं सकेगा, वो तो बंद चुका है। तो किसानों को खास करके हरियाणा और पंजाब के लोगों को इस बात का बहुत डर है। यह है पूरा का पूरा बैकग्राउंड।
मैंने पूरा केस और पूरा चीज खोलकर आपको नहीं बताया, बट जितना रेलिवेंट है आप लोगों को जानने के लिए वो मैंने आपको सारी बातें बताई है। इस वजह से ये आंदोलन चल रहा है। किसानों को लग रहा है कि गवर्नमेंट एमएसपी हटा देगा। ये जो एपीएमसी है, जो जहां पे किसान अपना मंडी में प्रोडक्ट बेच देते हैं, सामान बेचते हैं जाके, वो हट जाएगा। मतलब जो भी मार्केटिंग सपोर्ट मिल रहा है किसानों को वो हट जाएगा, और पूरा का पूरा किसान अब भरोसे रहेंगे प्राइवेट सेक्टर के, और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के का पावर किसानों पर आ जाएगा, तो किसान सकेगा नहीं, चाहे वो लॉ सूट्स हो या अग्रीमेंट हो। एमएसपी है नहीं। अभी तो क्या है कि किसान को पता है कि अगर बाजार में कोई उसको सही दाम नहीं दे तो किसान गवर्नमेंट को एमएसपी पे बेच सकता है। एक बार एमएसपी वाला सिस्टम गवर्नमेंट हटा दिया, किसान को यह डर है, तब तो वो प्राइवेट सेक्टर के भरोसे रह जाएगा किसान। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों में से कोई खराब है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इंटेंशन सही है, किसानों का भी सही है, बट द प्रॉब्लम विद द होल लॉ इज विद द होल प्रपोज्ड लॉ इज कि इसका इंप्लीमेंटेशन वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। जो ठीक हो जाए तो सर दिस इज अ गेम चेंजर लॉ, ट्रस्ट मी। सबको बात क्लियर है क्या? और सरप्राइज मत होइएगा अगर इसी पर केस लॉ आ गया आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में। सर सबको क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलिए। अब मैं चलता हूं जो हमारे 2021 के सैंपल पेपर में, ये देख लीजिए, जो हमारे 2021 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था रूरल क्रेडिट से, उसके बारे में मैं बात करूंगा। पहले ये क्लियर है क्या जो मैंने बताया आप लोगों को? यस और नो? यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, क्लियर है। ओके यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबका भी रिस्पॉन्स आते रहे। हाँ सर। ऑल राइट, चलिए सर अब हम लोग बात को और आगे बढ़ाएं। आइए सर अब हम लोग बात को और आगे बढ़ाएं, और ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन है। केस स्टडीज बहुत इजी आता है, एक एक नंबर का 4 है, ऑप्शंस रहेगा, एमसीक्यू टाइप रहेगा। अपने आइए सॉल्व कर लेते हैं एक तो, है ना। ये रूरल क्रेडिट पर बेस्ड है तो मैं ये सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि अभी आपको क्लास में रूरल क्रेडिट ही पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। आइए सर बात करिए। देखिए, सिंस एजेस, लिसन वेरी केयरफुली, सिंस एजेस, इसको हमेशा ना, इसको पढ़ने का एकमात्र ट्रिक है, पता है क्या? सबसे पहले मैं, और ये बात मैं आपको बता दूं, टाइम सेव करने वाला ट्रिक है। हमेशा ना सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, हमेशा सबसे पहले ना क्वेश्चन देख लो। तो 4 क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा है, देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है 24 से 27 तक इसके स्टडी पर बेस्ड है। तो हमेशा ना क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो, हमेशा क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो, आप लोग को समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय, ठीक है ना। आपको नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, आप नहीं लिख सकते। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन इंडिया, ठीक है। दूसरा, सम इकोनॉमिस्ट्स आर्ग्यू दैट डेट वेवर स्कीम्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल एज दिस स्कीम रिड्यूस द बर्डन ऑफ डैश। दूसरा बात। तीसरा बात देखते हैं, द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस डैश इज एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस क्रेडिट एट चीपर रेट्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। कौन एग्रीकल्चरल लोन्स देता है एट चीपर रेट्स? तीसरा क्वेश्चन। और चौथा, डैश इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट। बताओ, 26 और 27 के लिए पढ़ने का भी जरूरत है, जितना मैंने नॉलेज प्रोवाइड किया उस पर ही कर सकते हो। देखो, एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस क्रेडिट, डिस्पेंस मतलब प्रोवाइड क्रेडिट एट चीपर रेट्स, कौन प्रोवाइड करता है? आरआरबीज या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? अरे जनाब, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, तो नेचुरली इसका आंसर हो गया आरआरबी। खत्म, ऊपर से पढ़ लीजिएगा, बट इसका आंसर आरआरबी है। आगे देखिए, हाँ 24 और 25 करना है, करेंगे। अभी ये देखो दूसरा, डैश इज द प्रोमिनेंट बॉडी फॉर लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट। अरे रीजनल रूरल बैंक्स का क्या काम था? अभी तो आपने पढ़ा कि चीपर रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना फार्मर्स को, बताया था मैंने आप लोग को। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का मेन काम है कि लैंड डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल से ज्यादा के लिए जो पैसा चाहिए लैंड डेवलपमेंट करने के लिए, उसके लिए पैसा दे। तो इसका आंसर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है। अच्छा सर, ये बात है। तो 2 केस स्टडी तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया, बताओ। 2 केस स्टडी तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया। आइए, मतलब 2 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया, और 2 देखते हैं। देखिए, सिंस एजेस फार्मर्स इन इंडिया हैव टेकन रिकोर्स टू डेट,
In the earlier times, the same was from informal sources. Since independence, the government formal sector has actively come into picture. Farmers borrow not only to meet their investment needs but also to satisfy their personal needs. Uncertainty is caused by various factors like crop failure, irregular rainfall, reduction in ground water. जाओ क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ये देखो मैंने इसीलिए कहा था कि क्वेश्चन को पढ़ लेना. अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इज कॉज्ड बाई, देखो यहां पर लिखा हुआ है, तो अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाई इरेग्युलर रेनफॉल, मिल गया तो ये रहा इरेग्युलर रेनफॉल. अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इरेग्युलर रेनफॉल इज द आंसर. 3 के स्टडी तो अपने लोग 3 मिनट से कम में सॉल्व कर लिए. बताइए 3 में से 3 मिनट से कम में आ गया, तो है ही ना मैजिक. आगे बात करते हैं. सम इकोनॉमिस्ट्स आर्ग्यू दैट डेट वेवर स्कीम आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. ठीक है, डेट वेवर वर्ड याद रखना, जब आएगा तो अपने रुक जाएंगे. ठीक है ना, आगे बात करते हैं. देखिए these reasons push them into the clutches of private money lenders who charge exorbitant rate of interest. ठीक है, various governments in India at different times for different reasons introduced debt waiver schemes. ए देखो 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 डेट वेवर स्कीम आ गया, डेट वेवर स्कीम आ गया. सुनो सुनो सुनो, दिस स्कीम्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट एज अ क्विक मींस टू एक्सट्रिकेट फार्मर्स फ्रॉम देयर इंडेटनेस. ये लो आंसर मिल गया, यही तो लिखा हुआ है कि some economists argue that debt waiver schemes are extremely beneficial to reduce the farmers what indebtedness. खत्म, 4 में से 4. इस तरह से केस स्टडी अप्रोच करना चाहिए. कीवर्ड्स हर क्वेश्चन से हाईलाइट कर लो, मतलब सब क्वेश्चन देखो और वहीं रुक जाओ. अरे अपने को क्या क्या फायदा हो रहा है, अपने पूरा केस स्टडी बैठ के पढ़ रहे हैं. इंग्लिश थोड़ी खेलना है यहाँ पर. क्या करो, सबसे पहले आंसर मतलब क्वेश्चंस को देख लो. अगर किसी का आंसर डायरेक्टली मालूम है तो आंसर इट, जैसे अपने किए. नहीं मालूम है ऊपर में पढ़ो, लेकिन वर्ड्स कीवर्ड याद रखना. मैंने क्या किया था, मैंने अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम एक ये कीवर्ड और एक डेट वेवर स्कीम याद कर लिया था. जैसे स्टैंजा में वो आया मैं वहीं पर रुक गया और मेरा आंसर कर दिया. पूरा पढ़ने का मेरे को क्या फायदा, क्या फायदा. 4 में से 4 तो मेरा हो गया ना. दोस्तों सबको लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसा ही बहुत के स्टडी डिस्कस करेंगे, बट आज एक की है. दोस्तों सबको बात क्लियर है कि हाँ या ना बोलना पड़ेगा? कम ऑन मेट्स, यस और नो. यस सर, गुड. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास अपने यही रैप अप करते हैं. अपने लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं. बाय बाय एवरीवन.